हेलो स्टूडेंट्स, आज की ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 हिंदी माध्यम सब्जेक्ट बायोलॉजी लेसन 3 चैप्टर 3 मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी, जैसे मानव का नर जनन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। फिर मैंने बताया था कि मानव का मादा जनन तंत्र किन किन अंगों से मिलकर बना होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि अंडाणुओं का निर्माण अंडाशय में होता है, शुक्राणुओं का निर्माण वृषण में होता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कारण है कि मानव में वृषण शरीर के बाहर पाया जाता है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया कि मासिक चक्र या एमसी पीरियड, जिसे हम रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं, वो क्या होता है, स्त्रियों में यौवन अवस्था कब प्रारंभ होती है और स्त्रियों में लैंगिक लक्षण कौन कौन से होते हैं। उसी क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे और आज के पहले टॉपिक पढ़ेंगे युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस के बारे में। युग्मक जनन या गैमेटोजेनेसिस मानव शरीर में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, युग्मक मतलब होता है बच्चों, युग्मक का मतलब होता है शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। तो युग्मक जनन मानव शरीर में युग्मकों के निर्माण की क्रिया को, अर्थात शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण की क्रिया को हम गैमेटोजेनेसिस या युग्मक जनन कहते हैं। इसकी सेकंड परिभाषा आप ऐसा बता सकते हैं, मानव के नर जनन अंग वृषण में, मानव के नर जनन अंग वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया को एवं मानव के मादा जनन अंग अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, मीन्स गैमेटोजेनेसिस। तो हमने जाना कि युग्मक जनन किसे कहते हैं। तो किसी भी मानव के शरीर के अंदर वृषण में या नर जनन वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया और अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को हम युग्मक जनन कहते हैं। आया समझ में। तो मनुष्य में युग्मकों के निर्माण की क्रिया उनके यौवन अवस्था में प्रारंभ होने से होती है। पुरुषों में 12 से 13 वर्ष की आयु में युग्मक जनन यानी शुक्राणु बनना शुरू होते हैं। स्त्रियों में 11 से 12 वर्ष की आयु में अंडाणु जनन या अंडाणु बनना क्रिया शुरू हो जाती है। पुरुषों में शुक्राणु बनने की क्रिया मरते दम तक चलती है। स्त्रियों में अंडाणु बनने की क्रिया 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और 45 से 50 वर्ष की आयु पर रुक जाती है, जिसको मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, रजो निवृत्ति भी कहते हैं। तो इस तरह से जब युग्मक निर्माण होता है तब पुरुषों में और स्त्रियों में लिंग हार्मोन्स भी स्रावित होते हैं। तो समझ गए हम शुक्राणु और अंडाणु बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है आज का शुक्राणु जनन, इसे कहते हैं या स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस, एक साथ हमने इसको युग्मक जनन कहा, गैमेटोजेनेसिस। अब पर्टिकुलर शुक्राणु के बारे में जब बताएंगे तो वो हो जाएगा शुक्राणु जनन। किसी भी मानव के नर जनन अंग वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। किसी भी मानव के नर जनन अंग वृषण मतलब टेस्टिस में शुक्राणु बनने की क्रिया को हम शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। आया समझ में।
अब शुक्राणु जनन बनने की क्रिया है या शुक्राणु बनने की क्रिया 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? शुक्राणु जनन, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। किसे कहते हैं शुक्राणु जनन? फिर से सुनेंगे। मानव के नर जनन अंग वृषण में शुक्राणु बनने की क्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। शुक्राणु जनन की क्रिया कब से प्रारंभ होती है? तो पुरुषों में 12 से 13 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और लंबे मरते दम तक शुक्राणु बनने की क्रिया चलती रहती है। शुक्राणु बनने की क्रिया 3 अवस्थाओं में पूरी होती है। इसकी प्रमुख 3 अवस्थाएं पाई जाती है। पहला है गुणन अवस्था, दूसरा है वृद्धि अवस्था और तीसरा है परिपक्वन अवस्था। तो शुक्राणु बनने की क्रिया कितने चरणों में पूरी बच्चों? 3। गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था, परिपक्वन अवस्था। और इन सारी अवस्थाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे। ओके, फिर इसका हम आरेख बनाएंगे। तो सबसे पहले आता है गुणन। सबसे पहली अवस्था कौन सी है? पहली अवस्था गुणन अवस्था, इंग्लिश में इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज। तो पहली अवस्था मल्टीप्लिकेशन या गुणन अवस्था। इस अवस्था में होता क्या है? हम जान रहे हैं शुक्राणु कहां पे बन रहे हैं? वृषण में, वृषण के अंदर। तो वृषण में पाए जाने वाली जनन कोशिकाओं में कौन सी कोशिका? जनन कोशिकाओं में बार बार लगातार समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, गुणावस्था में क्या हुआ? वृषण के अंदर पाए जाने वाली जनन कोशिकाओं में बार बार लगातार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे जनन कोशिकाएं गुणन द्वारा अपनी संख्या बढ़ाती हैं और वो 1 से 2 1 से 2 इस तरह वो गुणन करते रहती है और अपनी कोशिकाओं की संख्या बढ़ाती रहती है। तो गुणन अवस्था में जनन कोशिकाएं बार बार समसूत्री विभाजन करती हैं। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 ऐसे अपनी संख्या को बढ़ाती रहती हैं। इस अवस्था को हम गुणन अवस्था या मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। और ये बनी हुई कोशिका को इस पर मेटोगोनिया, इंग्लिश में इस पर मेटोगोनिया सेल्स। समझ में आ गया बच्चों? गुणन अवस्था में जनन कोशिका बार बार विभाजित हुई, अपनी संख्या बढ़ा ली और इस बनी हुई कोशिका को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। सेकेंड अवस्था पढ़ेंगे, फिर इसका मैं आरेख भी आपको बताऊंगा। अब बताओ, सेकेंड अवस्था आती है वृद्धि अवस्था। ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज। वृद्धि अवस्था में क्या होता है बच्चों? जो आपको यहाँ पे लास्ट में गुणन अवस्था में स्पर्मेटोगोनिया मिली, कहीं तो मिली थी, आप लोग देखेंगे ऐसा से मैंने आप लोगों को बनाया था, याद आ रहा होगा, अभी जस्ट अभी बनाया है।
बहुत सारी इसका पूरा आरेख बनाऊंगा मैं आप लोगों के सामने। ये है क्या, ये स्पर्मेटोगोनिया। ये जो स्पर्मेटोगोनिया बनी तो इसकी सेकंड अवस्था वृद्धि अवस्था है। इस वृद्धि अवस्था में इनमें से सभी हर स्पर्मेटोगोनिया, हम किसी एक को लेकर चल रहे हैं, मानिए ये वाली भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो, भोजन को ग्रहण करके ये आकार में बड़ी हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। वृद्धि अवस्था में क्या होगा बच्चों, गुणन अवस्था में जो स्पर्मेटोगोनिया बहुत सारी बनी वो भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती है, और ये आकार में बड़ी हुई कोशिका को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट या इंग्लिश में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, हर ऐसा ही करेंगे, हम एक को लेकर चल रहे हैं। जितने भी स्पर्मेटोगोनिया बने हैं वो सभी भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़े हो जाएंगे और बनाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इसके बाद आता है थर्ड स्टेज, तीसरी अवस्था। तीसरी अवस्था को मैंने लिखा है परिपक्वन अवस्था। इंग्लिश में कहते हैं इसको मैच्योरेशन फेज, मैच्योर होना, मैच्योरेशन फेज। अब मैच्योर हो गए, थर्ड स्टेप है ये। थर्ड स्टेप में ये जो प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स बनी इसमें 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। अब गुणसूत्र आप देख रहे हैं 12 है सब में। अब इसके बाद ये आधे आधे बट जाएंगे। तो कौन सा विभाजन होगा बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन, जिसमें गुणसूत्र आधे रह जाएंगे। तो परिपक्वन अवस्था में मैच्योरेशन फेज में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और इसमें गुणसूत्र आधे हो जाते हैं। तो पहली बार अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ये 2 कोशिका बनी। अब इनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी है। ये प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ। ठीक है, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, अर्धसूत्री विभाजन, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो गई। और ये जो कोशिका बनी इसको हम नाम देंगे हम द्वितीय स्पर्मेटोसाइट। इंग्लिश में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है बच्चों, परिपक्वन अवस्था में प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। पहले वाले में से एक प्राथमिक से 2 द्वितीय स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। दोबारा फिर इनमें विभाजन होगा। और 2 से 4, 1 2 3 4 क्या बनेंगे ये, स्पर्मेटिड। इसको कहते हैं स्पर्मेटिड, इंग्लिश में स्पर्मेटिड। 4 स्पर्मेटिड बन गए। फिर से समझाता हूं, परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन अवस्था में 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होता है। और सबसे पहले प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट विभाजित होकर 2 कोशिका बनाती है, जिसको कहते हैं, अब गुणसूत्र आधे आधे हो गए क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और इसे कहते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में विभाजन होता है, 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इन 4 कोशिकाओं को 1 2 3 4 कोशिकाओं को
बच्चों? गोल आकार का। अब इन स्पर्मेटिड्स में आगे चलकर इन्हीं स्पर्मेटिड्स में जो नीचे अभी बना हुआ है, इनमें कायांतरण होता है। कायांतरण होता है यानी ये अपने आकार को चेंज करते हैं। अभी ये किस आकार के हैं? गोलाकार। अब ये चारों, ये जो गोलाकार चार्ट बने हम देख रहे हैं, इनमें कायांतरण हो जाएगा, स्वरूप बदलेगा और ये अब भाले के आकार में दिखाई देंगे। इसका ये अब इन भाले के आकार को ही कहेंगे हम स्पर्म या शुक्राणु। इस तरह से ये शुक्राणु बने। अभी गोलाकार स्पर्मेटिड बने थे, इनमें अचानक परिवर्तन होगा और ये गोल आकार से अपने स्वरूप को बदल के भाले के आकार के हो जाएंगे, पूंछ वाले हो जाएंगे, गति करेंगे और इन चारों को हम कहेंगे स्पर्म या शुक्राणु। तो इस तरह से शुक्राणु का निर्माण होगा। यहाँ पे हमने देखा था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एक कोशिका से कितने शुक्राणु बने? 4। एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनते हैं। याद रखेंगे इस चीज को, कई बार परीक्षा में पूछता है कि प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं, तो एक स्पर्मेटोसाइट से 4 बनते हैं। ठीक है, तो 4 स्पर्मेटोसाइट से कितने बनेंगे? तो 4 में 4 का हम गुणा कर देंगे, तो 4 चौको 16 बनेंगे। 1 से 4 बन रहा है तो 4 से 4 चौको 16 बनेंगे। इसी तरह अगर पूछ लिया कि 25 स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनेंगे, तो 25 में हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 25 चौको 100, तो हम क्या बताएंगे? 100 स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे। अब इसका मैं पूरा आरेख बनाता हूं तीनों अवस्थाओं में। अभी तो मैंने पॉइंट पॉइंट बताया था, तीनों का बनाते हैं। शुक्राणु जनन का आरेख। जनन कोशिका विभाजित हुई, क्या बना ये? स्पर्मेटोगोनिया। ये क्या बना? स्पर्मेटोगोनिया। तो ये अवस्था क्या कहलाई? गुणन अवस्था। गुणन अवस्था पहली अवस्था है बच्चों, गुणन अवस्था पहली अवस्था। ठीक है, क्या बन गया? लगातार इसमें समसूत्री विभाजन हुआ, 1 से 2, 2 से 4, 16, 8, 32 सब होती रही। इसमें से कोई एक भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो गई। इसको हमने क्या नाम दिया? प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गई। इस अवस्था को क्या कहेंगे? ये सेकंड अवस्था थी, वृद्धि अवस्था। ये हो गई वृद्धि अवस्था। ठीक है, अब इस वृद्धि अवस्था में हमने पढ़ा तीसरी अवस्था होगी। वृद्धि अवस्था में तो आकार में बड़ी होगी, जिसको कहें हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। एक से अब कितना बनेगा? 4 शुक्राणु बनेंगे। अब तीसरी अवस्था होती है परिपक्वन अवस्था या मैच्योरेशन अवस्था, जिसमें 2 बार विभाजन होता है। पहला विभाजन होगा अर्धसूत्री विभाजन होगा। क्या बनेगा ये? द्वितीयक स्पर्मेटो द्वितीयक स्पर्मेटोसाइट। इस अवस्था को हम क्या कहेंगे? परिपक्व अवस्था। ये तीसरी अवस्था है।
परिपक्वन अवस्था, इसको हम कहते हैं मैच्योरेशन फेज, मैच्योर हो जाना, विकसित हो जाना। दोबारा इसे विकसित विभाजन होगा, 4 तो बन जाएंगी, ये जो 4 लास्ट में बनेगी इसको हम कहेंगे स्पर्मेटिड, 4 स्पर्मेटिड बन गए। लास्ट में इसमें कायांतरण होगा, इस आलेख के बाद हम यहाँ पे लास्ट में इसमें कायांतरण होगा, अचानक इसका रूप बदल जाएगा और ये भाले के आकार के शुक्राणुओं में बदल जाएगा। कायांतरण में ऊपर दिखा दे रहा हूं, कायांतरण जैसा कि आप लोग को मालूम है, कायांतरण में जो 4 तो बन रहे हैं इनमें परिवर्तन होगा इसके रूप में, और ये किस आकार के बन जाएंगे आप, भाले के आकार के। चारों भाले के आकार के बन गए। इसको कहेंगे हम शुक्राणु। इस तरह से एक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु का निर्माण। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आज का, पढ़ेंगे अंडाणु जनन। अंडाणु जनन, oogenesis, अंडाणु जनन। जैसा हमने शुक्राणु जनन में पढ़ा, सेम वैसे होता है अंडाणु जनन। मनुष्य के मादा जनन अंग अंडाशय में अंडाणु बनने की क्रिया को अंडाणु जनन, इंग्लिश में oogenesis कहते हैं। अंडाणु जनन की क्रिया बच्चों में कब प्रारंभ होती है, जब वह मादा या स्त्री अपने मां के गर्भ के अंदर, याद रखिए बहुत ध्यान देने वाली चीज है, अंडाणु जनन की क्रिया कब प्रारंभ हो जाती है, जब वह मादा अपने मां के गर्भ के अंदर 6 महीने की, 6 माह की होती है, तब अंडाणु जनन की क्रिया शुरू हो जाती है। और अंडाणु जनन भी 3 अवस्थाओं में होता है। पहली अवस्था वही है गुणन अवस्था, वृद्धि अवस्था। तो गुणन अवस्था और वृद्धि अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं जब वो संतान मां के गर्भ में 6 महीने में की होती है, तब ये अवस्था मां के गर्भ के अंदर ही हो जाती है स्त्रियों में। लास्ट की जो परिपक्वन अवस्था है, वह अवस्था कब प्रारंभ होती है, जब वो बच्ची जन्म ले लेती है और जब वह 11 से 12 वर्ष की आयु की होती है, तब तीसरी अवस्था शुरू होती है और उस अवस्था में अंडाणु बनना शुरू। तो हम अंडाणु जनन के बारे में पढ़ेंगे। और ये अंडाणु जनन की क्रिया कब से कब तक चलती है, 11 से 12 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है और 45 से 50 वर्ष की आयु में समाप्त होती है। तो इसकी भी प्रमुख 3 अवस्थाएं हैं, सेम वैसे। प्रोलीफरेज, इसको नाम दे दिया गया जिसको हमने गुणन अवस्था लिखा था, सेम वही है, पर नाम है इसका प्रोलीफरेशन अवस्था, है ये गुणन ही। सेकेंड वृद्धि अवस्था, थर्ड परिपक्वन अवस्था, परिपक्वन, इसको हम वही मैच्योरेशन। प्रोलीफरेशन फेज के गुणन अवस्था ये वाली अवस्था, वृद्धि अवस्था कब शुरू होती है, ये गर्भ में जब मादा 6 माह की होती है, तब से यानी प्रोसेस शुरू हो जाती है। प्रोलीफरेशन अवस्था और वृद्धि अवस्था, वो बच्ची जब मां के गर्भ में 6 महीने की होती तभी शुरू होती है। ये परिपक्वन अवस्था कब शुरू होती है, जब बच्ची जन्म ले लेती है और वो 11 वर्ष से
12 वर्ष की आयु में ये प्रारंभ होती है। ठीक है, और खत्म कब होती है? जब वह 45 से 50 वर्ष की हो जाती है, तो यह अवस्था बंद हो जाती है। अब इन सारी अवस्थाओं को हम लाइन से पढ़ेंगे। पहली अवस्था है परिपक्व अवस्था, यानी प्रोलिफरेशन। सेम वैसे ही होगा जैसे हमने उसमें पढ़ा था शुक्राणुजनन। इसमें भी अंडाशय की जनन कोशिकाओं में बार बार समसूत्री विभाजन होगा। पहली अवस्था अब बनेगी ओगोनिया। उसमें बन रहा था स्पर्मेटोगोनिया, इसमें बनेगा ओगोनिया। सेकेंड अवस्था में क्या होगा? ये भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाएगा। जैसे कि स्पर्मेटोगोनिया में वो भोजन को ग्रहण करके आकार में बड़ा हो जाता। अब इसको कहेंगे प्राथमिक ओगोनिया। और ये अवस्था कौन सी होगी? सेकेंड वाली, वृद्धि अवस्था। ठीक है, अब प्राथमिक ओगोनिया में जैसे वैसे उसमें प्राथमिक स्पर्मेटोगोनिया में था, इसमें प्राथमिक ओगोनिया भोजन को ग्रहण करके आकार में। अब प्राथमिक ओगोनिया एक वृद्धि अवस्था। प्राथमिक ओगोनिया में परिपक्वन अवस्था, ये तो भ्रूण के अंदर हो रहा था, अब बच्चा जन्म ले लिया, वो लड़की 11 से 12 वर्ष की आयु की हो गई, तब प्राथमिक ओगोनिया की प्रक्रिया शुरू हो गई और वृद्धि अवस्था के बाद परिपक्वन अवस्था शुरू हुई। तो अब परिपक्वन यहां से हम बनाएंगे परिपक्वन अवस्था। थर्ड अवस्था परिपक्वन। अब परिपक्वन अवस्था में क्या होगा? ये बना प्राथमिक ओगोनिया, और आकार में बड़ा था प्राथमिक ओगोनिया। याद आ गया ना? ये वाला प्राथमिक ओगोनिया बन गया, इसको मिटा दे रहा हूं वृद्धि अवस्था के बाद। अब इसमें फिर से स्पर्मेटोगोनिया की तरह 2 बार अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो 2 अलग अलग प्रकार की कोशिका बनेगी, एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। बड़ी वाली कोशिका को द्वितीय ओगोनिया कहेंगे और छोटी वाली को पोलर बॉडी कहेंगे। अलग अलग प्रकार की, ध्यान रखेंगे स्पर्मेटोगोनिया में ऐसा नहीं हो रहा था, बराबर बन रही थी, परंतु ओगोनिया में जब प्राथमिक ओगोनिया में विभाजन हुआ अर्धसूत्री, 2 प्रकार की कोशिका बनी, एक बड़ी कोशिका द्वितीयक ओगोनिया और एक छोटी कोशिका पोलर बॉडी बनी। ये अलग अलग प्रकार की बनी। अब इसमें फिर से विभाजन होगा, और जब फिर से विभाजन होगा तो ये विकसित अंडाणु बनेगा ओवा। इसको कहेंगे हम हिंदी में अंडाणु बनेगा, एक बनेगा। और ये 3 जो बनेगी छोटी छोटी कोशिकाएं पोलर बॉडीज। ठीक है, तो थोड़ा सा अंतर था। परिपक्वन अवस्था में जब प्राथमिक ओगोनिया बन गया तो इसमें 2 बार विभाजन हुआ अर्धसूत्री। पहली बार में एक बड़ी कोशिका बनी, द्वितीयक ओगोनिया कहलाई, दूसरी बार में पोलर बॉडी बनी। फिर इन दोनों में दोबारा विभाजन हुआ, एक बड़ी कोशिका बनी जो कि सख्त अंडाणु थी, ओवम था, और 3
याद रखेंगे, पुरुषों में एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से 4 शुक्राणु बनेंगे और स्त्री में एक प्राथमिक ओवोनिया से एक अंडाणु बनता है। एक महीने में अगर राइट साइड के अंडाशय से एक अंडाणु बना तो दूसरे महीने में लेफ्ट साइड से बनेगा। इस तरह से स्त्रियों में एक बार में एक अंडाणु बनता है, जबकि पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या हजारों करोड़ों में बनती है। तो ये था अंडाणु जनन। नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन और निषेचन के प्रकार। पढ़ चुके हैं, मैंने इसको कई बार आप लोगों को पढ़ाया है। निषेचन और निषेचन के प्रकार किसे कहते हैं? निषेचन जब नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु आपस में आकर मिलते हैं और भ्रूण का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। निषेचन 2 प्रकार का होता है, पढ़ चुके हैं। निषेचन बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, ये भी पढ़ा चुका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। निषेचन बने शुक्राणु और अंडाणुओं के आपस में मिलने की क्रिया, जिससे क्या बनेगा? भ्रूण। तो 2 प्रकार का होता है। बाह्य निषेचन जब अंडाणु और शुक्राणु के आपस में मिलने की क्रिया मादा शरीर के बाहर होती है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। मेंढक और मछलियों में ऐसे ही होता है। आंतरिक निषेचन जब शुक्राणु और अंडाणुओं के मिलने की क्रिया मादा शरीर के अंदर होती है, तो उसे हम आंतरिक निषेचन कहते हैं, जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस आदि। नेक्स्ट टॉपिक लास्ट है, आज की क्लास की लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम अंडाणु जनन एवं शुक्राणु जनन में अंतर। आप सभी को मालूम है कि हम अंतर के लिए बीच में लाइन खींचते हैं। अंडाणु जनन यानी oogenesis, शुक्राणु जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में इसमें अंतर। तो पहला अंतर है अंडाणु जनन की क्रिया। अंडाणु जनन यह क्रिया मादा के अंडाशय में होती है। अंडाणु जनन की क्रिया ये वृषण में होती है। सेकंड, अंडाणु जनन से अंडाणुओं का निर्माण होता है, शुक्राणु जनन से शुक्राणु का निर्माण होता है। अंडाणु जनन की क्रिया में एक अंडाणु बनता है, इसमें 4 शुक्राणु बनते हैं। फिर से सुनेंगे, अंडाणु जनन की क्रिया अंडाशय में होती है, शुक्राणु जनन की क्रिया वृषण में होती है। अंडाणु जनन में अंडाणु बनता है, शुक्राणु जनन में शुक्राणु बनता है। अंडाणु जनन में एक अंडाणु बनता है। तीसरा पॉइंट, शुक्राणु जनन में 4 शुक्राणु बनते हैं। इसके अलावा अंडाणु जनन में पीतक पाया जाता है, येलो भाग। आप किसी भी मुर्गी का अंडा देखे होंगे, उसमें बीच में पीले रंग का भाग होता है, तो अंडाणु जनन में पीतक पाया जाता है या पीतक बनता है। शुक्राणु जनन में पीतक का निर्माण नहीं होता। और यह क्रिया मादा के गर्भ में रहने पर ही शुरू हो जाती है। कितने महीने की रहती माँ के गर्भ में? वो मादा 6 माह की। जब कोई बच्ची माँ के गर्भ में 6 महीने की होती है, तब ही अंडाणु जनन की क्रिया शुरू हो जाती है। जबकि शुक्राणु जनन की क्रिया संतान के जन्म लेने के बाद, जब वो लड़का 12 से 13 वर्ष की आयु में होता है, तब ये क्रिया शुरू होती है। तो इस तरह से आज की क्लास आपकी कंप्लीट होती है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को याद करना है। युग्मक जनन किसे कहते हैं समझाइए। शुक्राणु जनन की क्रिया को आरेख द्वारा समझाइए। अंडाणु जनन की क्रिया को आरेख द्वारा समझाइए। निषेचन क्या है, इसके प्रकारों को समझाइए। आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन में अंतर समझाइए। और अंडाणु जनन एवं शुक्राणु जनन में क्या अंतर है, इसके अंतर को समझाइए। इसके अलावा आप बताएंगे कि एक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? 4। और एक oocyte से कितने अंडाणु बनते हैं? तो 1। ये भी बताना। ओके, वीडियो को आप अच्छी तरह से सुनिए, समझिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में नाम लिखिए। थैंक यू।